हाँ, तो हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज जगदीश सैनी और मैं आपके क्लास 12th की फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर आपकी जो एनसीईआरटी है उसमें आपके चैप्टर का नाम है चैप्टर नंबर फर्स्ट। और एनसीईआरटी में इसका नाम दे रखा है इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो मैं आपके क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो अच्छा, अब अभी अभी आप 11th क्लास पढ़ के आए हो। अब आपके 12th क्लास में जो चैप्टर नंबर फर्स्ट है, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए। तो जैसे आपके बेसिक्स है, बेसिक चीजें अगर ये आती है तो आपका काम बहुत आसान हो जाएगा। तो कोशिश करना, ये जो आपकी 11th के कुछ टॉपिक्स लिख रहा हूँ मैं, इनका आप रिवाइज कर लो। जैसे आपके इसमें एक तो वेक्टर्स है, तो आप थोड़ा वेक्टर्स को रिवाइज कर लेना। ठीक है, सेकंड है आपके इसमें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन, थोड़े काम आएंगे, इनके बिना काम नहीं चलेगा। तो डिफरेंशिएशन। थर्ड है आपके इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन और आपके थोड़े बहुत जैसे इक्वेशन ऑफ मोशन वगैरह वो आपको आनी चाहिए। तो ये जो है इनका आप रिवाइज करके आना। अच्छा, बहुत से बच्चे ऐसे होंगे जिन्होंने 11th में ये अगर नहीं भी पढ़े तो फिर ज्यादा दिक्कत मत लेना। यहाँ पे जब जिसकी भी आपको नीड होगी वो मैं यहाँ पे बता दूँ। ठीक है, तो अगर आप ये रिवाइज कर दो तो बेटर रहेगा। अब अपन स्टार्ट करते हैं ये। तो सबसे पहले तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें अपन क्या पढ़ते हैं। तो इसमें इलेक्ट्रो का मतलब है चार्ज और स्टैटिक्स का मतलब है रेस्ट, यानी कि आपके जो चार्जेस है वो रेस्ट में होते हैं। तो इसकी अपन इसमें स्टडी करते हैं। कोई भी चार्ज रेस्ट में है तो अपने आसपास जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है, तो जो भी है वो सब इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब है, इलेक्ट्रो का मतलब तो होता है अपने चार्ज, और स्टैटिक्स का मतलब होता है एट रेस्ट। तो इस ये फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें अपन चार्जेस जो रेस्ट पे होते हैं उनकी स्टडी करते हैं। फिर आपके जो एनसीईआरटी में इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के दो चैप्टर है। एक तो चैप्टर नंबर फर्स्ट है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स, और चैप्टर नंबर सेकंड है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। ठीक है, ये है। उसके बाद जैसे चार्ज अगर मोशन करने लग जाते हैं तो फिर अपन जैसे करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। उसके बाद चार्ज अगर एक्सेलरेटेड मोशन करते हैं वो मैं धीरे धीरे बता दूंगा आपको, कि जैसे अगर कोई चार्ज है वो कांस्टेंट स्पीड से अगर मूव कर रहा है तो वो अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। याद करो, आपने 10 में पढ़ा होगा, कोई भी चार्ज अगर क्यू है वो क्या कर रहा है, किसी भी वेलोसिटी से मूव कर रहा है। और अगर ये वेलोसिटी कैसी कांस्टेंट है तो ये क्या क्या जनरेट करेगा, तो ये क्योंकि चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जनरेट करता है, और अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ये अपने आसपास मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करता है। 10th पे थोड़ा बहुत ध्यान होगा आपको। और अगर कोई चार्ज है वो वेरिएबल स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है, यानी कि वेरिएबल स्पीड का मतलब है कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, कुछ ना कुछ। अच्छा, वेलोसिटी कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कितना है, जीरो। तो अगर एक्सेलरेशन जीरो नहीं है यानी कि अगर उसकी वेलोसिटी वेरिएबल है तो ये क्या क्या जनरेट करता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करता है। तो धीरे धीरे जैसे जैसे ये टॉपिक्स आते जाएंगे वैसे वैसे मैं आपको इन्फॉर्म करता जाऊंगा। तो अपन फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये आप रफली नोट कर सकते हो। ये लिख देता हूं मैं कि अगर यहाँ पे ये चार्ज जो है अगर ऐसे कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करता है तो ये क्या क्या क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड भी क्रिएट करेगा और मैग्नेटिक फील्ड भी क्रिएट करेगा। अब जैसे आपको जैसे कंफ्यूजन होगा कि किसी को नहीं पता होगा ये क्या होती है, तो यही तो अपन को इस चैप्टर्स में पढ़ना है। ये मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। इसी तरह से कि चार्ज अगर वेरिएबल वेलोसिटी से मूव करता है यानी कि एक्सेलरेशन जीरो नहीं है तो वो क्या क्या जनरेट करेगा, तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जनरेट करेगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन कौन आता है, आपने पूरा स्पेक्ट्रम देखा होगा, एक्स रे, गामा रे, अल्ट्रावायलेट रे, विजिबल रे, ठीक है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव, ये सब। तो ये सारी वेव्स इसमें आती है। ठीक है, अब अपन आ जाते हैं इस पे एक बार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की डेफिनेशन लिख देते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स अपन बोलते हैं किसको है, तो लिखना। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या है,
तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स is the branch of physics. Electrostatics is the branch of physics which deals with which deals with which deals with force, field, potential एंड कैपेसिटेंस. ये सब आपके लिए नई टर्म्स है ना, यही पढ़नी है अपन को इस चैप्टर में, टेंशन मत लेना. कैपेसिटेंस ड्यू टू स्टैटिक चार्ज. स्टैटिक चार्ज का मतलब चार्ज किस पे है, रेस्ट पे है, ये होती है. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें अपन फोर्स, फील्ड, पोटेंशियल, कैपेसिटेंस के बारे में पढ़ते हैं ड्यू टू स्टैटिक चार्ज. स्टैटिक चार्ज जो है वो अपने आसपास फील्ड क्रिएट करता है, पोटेंशियल क्रिएट करता है, तो ये सब इसमें पढ़ते हैं. ठीक है, तो ये आप नोट कर दीजिए सबसे पहले. तो ये इंट्रोडक्शन है. दूसरी बात, इसका जो वेटेज है वो बहुत ज्यादा है ना. आपके अगर बोर्ड लेवल की बात करें तो बोर्ड लेवल में भी इसके काफी सारे आपके डेरिवेशंस आते हैं. और बात करें कंपटीशन एग्जाम की, जैसे नीट जेई, तो वहां पे भी इसका हाई वेटेज है. तो ये आपको एकदम डिटेल से पढ़ना है. और मैं आपको ये जो चैप्टर है, ये जो भी मैं सीरीज चलाऊंगा, इसमें एकदम बेसिक लेवल से लेके अपन एडवांस लेवल तक पढ़ेंगे. ये आप नोट करो. नोट कर दिया होगा आपने. अब अपन नेक्स्ट जो इसका इनिशियल सबसे पहले टॉपिक है जैसे चार्ज, तो अपन चार्ज पे आते हैं कि चार्ज क्या होता है. ठीक है, तो टॉपिक डालिए आप चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज. तो अब आप फर्स्ट इसमें जो पहला टॉपिक है वह है इलेक्ट्रिक चार्ज. वैसे ये सब आपने जो इसमें थोड़ा जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो आपके क्लास 10th में आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा होगा. जैसे वहां पे आपने 10th में एक चैप्टर पढ़ा होगा इलेक्ट्रिसिटी वाला, है ना, वही है. वो वहां पे थोड़ा सा पढ़ा था. अब यहाँ अपन को सब कुछ डिटेल्स में पढ़ना है. इलेक्ट्रिक चार्ज, तो क्या होता है इलेक्ट्रिक चार्ज, सोचो एक बार. तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, किसी भी मैटर की वो प्रॉपर्टी है जिससे ये किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को या किसी दूसरे मैटर को या दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट या फिर रिपल करे. तो मैटर की इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं. अब जैसे इसका एक अगर मैं एग्जांपल दूं, तो जैसे आप जब छोटे थे तब आपने एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, साइंस में भी आते हैं. जैसे एक एक्सपेरिमेंट होता है कि जैसे आपकी जो स्केल होता है, ठीक है, स्केल जिससे आप लेंथ मेजर करते हो, तो उस स्केल को आपने जैसे आप सिर से थोड़ी देर उसको रब किया होगा, या करके देखना, स्केल से सिर से रब करो. और जो अपने पेपर होता है, कागज, उसके छोटे छोटे टुकड़े करो. तो जैसे ही आप उस स्केल को रब करके उन कागज के टुकड़ों के पास लेके जाते हो, तो आपने नोटिस किया होगा वो जो टुकड़े होते हैं वो उस स्केल के चिपक जाते हैं. एक ये है. दूसरा है कि जैसे मान लो कोई बलून है, तो उस बलून को अगर अपन नॉर्मली दीवार के ऐसे चिपकाते हैं तो वो नहीं चिपकता है. लेकिन अगर उसको अपन सिर से रब करके थोड़ी देर फिर दीवार पे चिपकाते हैं तो वो चिपक जाता है. कभी नोटिस करना. तो वो क्यों चिपकता है, तो रीजन है कि जब अपन उनको ऐसे सिर से जब रब करते हैं तब उस पर क्या आ जाता है, चार्ज हो जाता है. उस चार्ज की वजह से वो उस पर चिपक जाता है. तो यानी कि चार्ज क्या है, किसी भी मैटर की वो इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिससे वो किसी अदर मैटर या पार्टिकल को क्या करे, अट्रैक्ट भी कर सकता है और रिपल भी कर सकता है. तो इस प्रॉपर्टी को, मैटर की प्रॉपर्टी को, और कौन सी वाली प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, तो इस इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं. तो इसकी डेफिनेशन में देखना, इट इज एन intrinsic property of matter by which it attracts or
रिपल अदर पार्टिकल्स या फिर मैटर भी हो सकता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट देखो, मैटर देखो, तो इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर बाय विच इट अट्रैक्ट और रिपल अदर पार्टिकल्स या मैटर। तो इस प्रॉपर्टी को अपन क्या बोलते हैं, चार्ज बोलते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब इसका अब अपन ध्यान रखेंगे कि जब भी अपन नई क्वांटिटी पढ़ेंगे तब उसके डिटेल्स यहाँ पे देखेंगे। डिटेल्स का मतलब जैसे उसकी एसआई यूनिट क्या होती है, वह स्केलर क्वांटिटी है या वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, एसआई यूनिट्स क्या होती है, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, तो ये सब अपने को लिखने हैं। तो इलेक्ट्रिक चार्ज हो गया, तो ये एक फिजिकल क्वांटिटी है। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, तो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय क्यू। इसको अपन कैपिटल क्यू से, या फिर अगर छोटा चार्ज है, स्मॉल चार्ज है, तो स्मॉल क्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसको क्यू से रिप्रेजेंट किया जाता है जनरली। फिर बात आती है इसकी यूनिट की, तो इसकी जो एसआई यूनिट है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज, अच्छा एसआई यूनिट का मतलब पता है ना, एसआई का मतलब होता है इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो एसआई यूनिट ऑफ चार्ज क्या होती है, एसआई यूनिट ऑफ चार्ज होती है, बताओ क्या होती है, 10th में पढ़ा था, कूलम। स्पेलिंग का ध्यान रखना, बहुत सारे स्पेलिंग लिख देते हैं, है ना, तो कूलम, और इसको अपन कैपिटल सी से रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। सीजीएस यूनिट की बात करूं तो इसकी एक सीजीएस यूनिट होती है स्टेट कूलम, जिसको अपन बोलते हैं स्टेट कूलम, ठीक है, ये। और एक कूलम में कितने स्टेट कूलम होते हैं ये भी लिख देता हूं मैं, तो 1 कूलम बराबर होता है 3 इंटू 10 की पावर 9 स्टेट कूलम, ठीक है, ये है। फिर बात आती है इसकी डायमेंशनल फॉर्मूला की। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला तो उम्मीद है आपको सबको आता होगा, क्योंकि उसका रीजन है, जब आप क्लास पे जब आप एंटर हुए थे तो पहला चैप्टर यही था, यूनिट्स एंड डायमेंशन, और शुरू शुरू में आप उसको अच्छे से पढ़ते हो फर्स्ट वाले चैप्टर को, है ना। तो डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकालते हैं, तो इसका फॉर्मूला देखो क्या होता है, जैसे आपने पढ़ा होगा जो इलेक्ट्रिक करंट है वो होता है Q अपॉन टी, है ना, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो यहां से चार्ज Q बराबर क्या हो गया, आई टी। आई अपने फंडामेंटल क्वांटिटी है, टाइम अपने फंडामेंटल क्वांटिटी है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, आई का तो होता है कैपिटल है एम्पियर, और इसका कैपिटल टी, तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या आ जाएगा इसका, ब्रैकेट में लिखते हैं ना, आई का मतलब कैपिटल ए वन और टाइम का टी वन। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया किसका, चार्ज। उसके बाद चार्ज कौन सी यूनिट है, तो एक तो होती है स्केलर क्वांटिटीज, एक होती है वेक्टर क्वांटिटीज। वेक्टर क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन होती है, स्केलर क्वांटिटीज जिनके पास डायरेक्शन नहीं होती है। तो चार्ज कौन सी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो लिख देना यहाँ पे चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी, चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। तो चार्ज क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। तो ये आप नोट करो। कर दिया नोट। अच्छा यहाँ यूनिट्स जो है, ऐसा यूनिट जैसे चार्ज की ऐसा यूनिट कूलम होती है। अब जनरली जो कूलम जो यूनिट है ये बहुत बड़ी यूनिट है, तो इसकी अपन जैसे मिली कूलम वगैरह भी लिख देते हैं, तो वो भी बता देता हूँ मैं चार्ज की यूनिट्स। जैसे एक तो होता है मिली कूलम, ठीक है, तो 1 एक होती है मिली कूलम, और मिली का मतलब क्या होता है, मिली मतलब 10 की पावर -3। तो एक मिली कूलम में कितने कूलम होते हैं, 10 की पावर -3 कूलम। इसी तरह से माइक्रो भी होता है, ठीक है, 1 माइक्रो कूलम। और सिंबल्स क्या होते हैं इसके, जैसे मिली कूलम का सिंबल क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मिली कूलम मतलब स्मॉल m और कैपिटल C, ठीक है। और माइक्रो का सिंबल होता है म्यू, है ना, म्यू, म्यू का मतलब होता है माइक्रो। और
माइक्रो का मतलब कितना होता है, तो माइक्रो का मतलब होता है 10 की पावर -6 गुलाम। इसी तरह से नैनो गुलाम का भी यूज करते हैं अपन, 1 नैनो गुलाम, तो इसको अपन लिखते हैं n से। और इसका मतलब होता है नैनो, कहीं भी आ जाए, नैनो का मतलब होता है 10 की पावर -9 गुलाम। तो इनकी जरूरत पड़ेगी क्योंकि गुलाम जनरली बड़ी यूनिट है, लार्ज यूनिट है, अपन को स्मॉल यूनिट्स की भी जरूरत पड़ती है, तो ये लिख देना। ये क्यों दिखा रहा हूं मैं, क्योंकि जैसे आपने न्यूमेरिकल्स वगैरह जब आप करोगे, तो जैसे क्यू है, अब क्यू की जो वैल्यू रखनी होती है ना अपने को, वो रखनी है एसआई यूनिट में। तो अगर जैसे आपको मिली में दे रखा है ना, तो आपको अगर जैसे आपको दे रखा है 2 मिली गुलाम, तो यहाँ आप 2 नहीं लिख सकते, गलत हो जाएगा, आपको एसआई यूनिट में रखना है। तो इस मिली को कन्वर्ट करना पड़ेगा अपने को एसआई यूनिट में, यानी कि गुलाम में। तो जैसे 2 मिली गुलाम लिखा हुआ है, तो आप फॉर्मूले में जब पुट करोगे तो क्या लिखोगे, 2 इंटू 10 की पावर -3। ठीक है, वो फिर मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, तब आपको हैबिट हो जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको इरेज कर देता हूं। हाँ, नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं अपन चार्ज की। तो नेक्स्ट है अपने, जैसे जो सेम चार्जेस होते हैं, सेम चार्ज यानी जैसे पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज हो गए, तो जैसे पॉजिटिव, एक पॉजिटिव चार्ज इधर है, एक पॉजिटिव चार्ज इधर है, तो ये दोनों चार्ज जो है, अगर इनका नेचर सेम है यानी कि प्लस प्लस है, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। ठीक है, तो ये इस पे इधर फोर्स लगाएगा, और ये वाला चार्ज इस पे इधर फोर्स, एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। तो यहाँ लिख देना लाइक चार्जेस, यानी कि जो सेम सेम होते हैं, like charges repel each other, repel each other। इसी तरह से जैसे मान लो दो नेगेटिव चार्ज है, तो वो दोनों भी क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल कर। अच्छा, टाइप्स, इसके पहले भी टाइप्स नहीं बताया मैंने, खैर वो तो आपको पता होगा। वैसे जो चार्ज के टाइप्स है, टाइप्स ऑफ चार्जेस, तो चार्ज दो टाइप के होते हैं। ठीक है, एक होता है अपने पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, और एक होता है अपने नेगेटिव चार्ज। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। और जैसे अपोजिट चार्जेस है, जैसे मान लो एक चार्ज प्लस है, पॉजिटिव है, और एक चार्ज माइनस है, तो अगर अपोजिट नेचर के हैं तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट, यानी कि ये नेगेटिव चार्ज इस पे इधर फोर्स लगाएगा, और ये वाला इधर, तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे देख देता हूं मैं, अनलाइक चार्जेस, unlike charges attracts each other, attract each other, each other। ठीक है, ये उसी तरह से, जैसे ये तो अपन जनरली, जैसे चार्ज तो अपन अपनी आंखों से देख नहीं सकते, जैसे आपने मैग्नेट्स देखे होंगे, तो जैसे मैग्नेट में सिस्टम होता है ना, वैसे ही इधर होता है। जैसे आपने मैग्नेट में देखा होगा, अपने पास जो मैग्नेट होता है, बार मैग्नेट, मान लो इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, इसके पास अपन दूसरा मैग्नेट जब लेके जाते हैं, तो जैसे मान लो इधर नॉर्थ पोल है, इधर साउथ पोल है, तो जब सेम नेचर के पोल होता है, तब आपने देखा होगा पास लेके आते हो तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं। सेम कंसेप्ट यही है, सेम नेचर के चार्जेस है, वो भी इसी तरह से एक दूसरे को रिपल करेंगे। और जैसे उल्टा है, इधर मान लो इधर साउथ है, इधर नॉर्थ है, तो अपोजिट नेचर है, अलग अलग है, इधर नॉर्थ इधर साउथ, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं ना, देखा होगा आपने, एक दूसरे के चिपक जाते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी अनलाइक चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो एक प्रॉपर्टी ये है चार्जेस की। तो लाइक चार्जेस या सेम चार्जेस रिपल ईच अदर, और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये आप नोट कीजिए। कर दिया नोट। अब नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं कि ये चार्ज आता कहां से। ठीक है, किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज है तो वह क्यों है,
क्या रीजन है उसका या कहाँ से आता है, ऐसा मैं बोल सकता हूँ। तो जैसे क्वेश्चन टाइप देते ना, वेयर द चार्ज कम फ्रॉम, वेयर चार्ज कम फ्रॉम, ठीक है, वेयर द चार्ज कम फ्रॉम, चार्ज कहाँ से आता है इसकी बात कर रहे थे। तो जैसे अपने कोई भी मैटर है, ठीक है, कोई भी जैसे टुकड़ा है, जैसे मान लो ये कोई मैटर है, मैटर, तो अगर मैं इसको ऐसे बोलूं कि इसको अपन क्या करें, जूम करके देखें, मतलब जूम करने देखने का मतलब है कि ये मैटर किससे मिलके बना है, तो आप बोलोगे ये बहुत सारे पार्टिकल से मिलके, एटम से मिलके बना है, तो ये किससे मिलके बना है, बहुत सारे एटम्स से। ठीक है, कोई भी अगर मैटर है तो किससे मिलके बनता है, एटम से मिलके, एटम या मॉलिक्यूल अगर मैं बोल दूं तो एटम से मिलके बनता है। ठीक है, ये आपने पढ़ रखा है केमिस्ट्री में 10th में, मतलब उसके बाद मैं इसको क्या करूं, और जूम करूं, यानी कि इसका और डिटेल से देखूं, तो एक जो सिंगल एटम की बात कर देते हैं, तो आपका जो एटम है, सिंगल एटम, वो किससे मिलके बनता है, तो आपने स्ट्रक्चर पढ़ी होगी, देखी होगी 11th केमिस्ट्री में, तो आपने एटम की स्ट्रक्चर में देखा होगा कि अपने जो सेंटर होता है एटम का, वहां पे तो क्या होता है, न्यूक्लियस। तो एटम में क्या होता है, एक तो होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है वो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है, ये आपको पता होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, इसके चारों तरफ मूव करते रहते हैं। ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूँ। अब जो न्यूक्लियस है, ये जो सेंटर है, इसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस में क्या क्या होते हैं, तो इस न्यूक्लियस में एक तो होता है आपके प्रोटॉन, और एक होता है आपके न्यूट्रॉन। ठीक है, ये है। तो चार्ज कहाँ पे चार्ज है, अब मैं अगर एटम की बात करूं तो ये जो एटम है, जैसे मैं सोडियम की बात कर देता हूँ, जैसे जैसे अपने एग्जांपल में दे रहा हूं मैं सोडियम, तो सोडियम कितने नंबर पे आता है, 11 पे आता है, और यहाँ 23। तो सोडियम में मैं पूछूं कि कितने प्रोटॉन होते हैं, तो आपको पता होगा, जैसे ये जो नंबर होता है ये वाला 11 है, तो इसका मतलब इसमें कितने प्रोटॉन है, 11 प्रोटॉन। तो जैसे मैं अगर बनाता हूँ, ये मान लो सोडियम का न्यूक्लियस है, तो सोडियम के न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन है, 11 तो प्रोटॉन है। मैं पूछूं इसमें प्रोटॉन तो कितने हैं, इसमें 11। ठीक है, मतलब प्रोटॉन की जो नंबर है वो किसके बराबर होता है, इसके एटॉमिक नंबर के बराबर। इसी तरह से अगर मैं न्यूट्रॉन की बात करूं कि आपके जो सोडियम है इसमें न्यूट्रॉन कितने होते हैं, तो कैसे करते हैं अपन, a माइनस जेड कर देते हैं, तो 23 में से 11 माइनस कर दो, कितना आया, 23 में से 11 माइनस करोगे तो 12, तो इसमें 12 तो क्या है, न्यूट्रॉन है। तो इन दोनों से मिलके तो बना है न्यूक्लियस। फिर मैं पूछूं कि इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, तो आपने जितने अपने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 11 इसमें इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, जितने प्रोटॉन होते हैं न्यूट्रल एटम में, सोडियम के न्यूट्रल एटम की बात कर रहा हूँ, तो इलेक्ट्रॉन भी उतने ही होते हैं। तो इसमें मैं शेल्स बना देता हूँ, इससे फर्स्ट शेल है, इसमें तो कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन है, तो मैं 2 इलेक्ट्रॉन भर देता हूँ, जैसे मान लो 1 इलेक्ट्रॉन ये, 1 इलेक्ट्रॉन ये। उसके बाद दूसरा शेल है, ठीक है, इसमें 8 होते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, और 1 इलेक्ट्रॉन बाहर है। ठीक है, ये होता है। तो अब मैं इन पे सब पे चार्जेस की बात कर देता हूँ कि इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, न्यूट्रॉन पे कितना चार्ज होता है। तो चार्जेस की बात करूं तो चार्ज ऑन प्रोटॉन कितना होता है, चार्ज ऑन प्रोटॉन, तो प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, तो प्रोटॉन पे चार्ज होता है अपने पॉजिटिव, और कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम। इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन पे भी इतना ही होता है, नेगेटिव होता है बस। तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है,
1 - 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। और मैं न्यूट्रॉन की बात करूं तो चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑन न्यूट्रॉन कितना होता है? 0, कोई चार्ज नहीं होता, मतलब आपके जो न्यूट्रॉन है वो न्यूट्रल पार्टिकल। तो एक बार मेरे को ये बताओ कि जो सोडियम का ये जो मैंने डायग्राम बनाया सोडियम एटम का, इस पे टोटल चार्ज कितना है? तो चार्ज न्यूट्रॉन पे तो कोई चार्ज होता ही नहीं, ठीक है। तो 11 प्रोटॉन है, तो 11 प्रोटॉन की वजह से कितना होगा? +11 E, और इलेक्ट्रॉन की वजह से -E। तो अगर मैं टोटल बात करूं तो जितने प्रोटॉन है उतने ही इलेक्ट्रॉन है, तो इस वजह से इस पे जो टोटल चार्ज है कितना है? 0। तो टोटल चार्ज कितना है? टोटल चार्ज ऑन सोडियम, ठीक है, सोडियम के जो सिंगल एटम की बात करूं तो उस पे टोटल चार्ज कितना है? 0। तो यानी कि यहाँ से एक चीज नोटिस करी होगी कि जितने भी आपके जो एटम्स होते हैं उन पे चार्ज कितना होता है? 0, ठीक है, न्यूट्रल होते हैं। लेकिन इसका मतलब बात चल रही थी कि चार्ज कहाँ से आता है, तो ये मैंने बता दिया था कि प्रोटॉन पे चार्ज कितना होता है? प्रोटॉन पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम चार्ज होता है पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन पे भी उतना ही होता है, नेगेटिव होता है। न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। और अगर मैं किसी भी एटम की बात करूं तो किसी भी एटम पे जो टोटल चार्ज है वो कितना होता है? 0 होता है, ठीक है। तो ये आप नोट कीजिए। अब नेक्स्ट है अपने, तो अपन बात करें किसी एटम के लिए, तो फॉर एनी एटम, फॉर एनी एटम, अगर कोई भी एटम है तो उसमें क्या होता है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। यानी कि किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसी वजह से जो टोटल चार्ज ऑन एटम है, टोटल चार्ज ऑन एटम, तो किसी भी एटम पे टोटल चार्ज कितना होता है? 0 होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि इसमें चार्ज नहीं है ना, टोटल चार्ज 0 है। यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन दोनों का जो चार्ज है वो टोटल मिला के क्या हो गया? 0 हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट कि जैसे मान लो किसी भी बॉडी को अपन को जैसे मान लो पॉजिटिव चार्ज देना है या नेगेटिव चार्ज देना है, तो अपन कैसे पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज दे सकते हो? देखो, तो जैसे अगर मैं सोडियम की बात करूँ या किसी भी एटम की बात करता हूँ, सोडियम की कर देता हूँ जैसे, ठीक है, सोडियम। तो सोडियम के एटम को मान लो अपन को क्या देना है? पॉजिटिव चार्ज देना है, मान लो इसको पॉजिटिव चार्ज। इसको पॉजिटिव चार्ज कैसे देंगे अपन? आप क्या करो कि इसमें क्या है, 11 प्रोटॉन है और 11 इलेक्ट्रॉन है। तो पॉजिटिव चार्ज देने के लिए आप इसमें से क्या करो, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दो, ठीक है। यानी कि आप सोडियम का जो एटम है इसमें 11 प्रोटॉन है न्यूक्लियस में, और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन है इसमें? मैं यहाँ शॉर्ट में लिख देता हूँ, 11 इलेक्ट्रॉन है। अगर आप इसमें से क्या करो, इसमें से एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, बाहर निकाल दो, रिमूव कर दो, तो अब क्या हो गया? न्यूक्लियस में कितने प्रोटॉन बचे? 11 प्रोटॉन, और इसके अराउंड जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कितने हो गए? 10। तो यहाँ पे अगर मैं टोटल चार्ज की बात करूं तो टोटल चार्ज कितना आ जाएगा? तो प्रोटॉन पे कितना होता है? 11E। तो एक प्रोटॉन पे +E होता है, तो 11 पे 11 × E, और माइनस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है, -10E। तो कितना चार्ज आ गया? +E। यानी कि कभी भी अपन को किसी बॉडी को पॉजिटिव अगर चार्ज देना है तो क्या करो, उस बॉडी में से क्या करो, इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर दो, ठीक है। आप इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करोगे तो प्रोटॉन की जो नंबर्स है वो बढ़ जाएंगे, इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, तो ये पॉजिटिव चार्ज रहेगा। इसी तरह से मान लो आपको नेगेटिव चार्ज देना हो, ठीक है, तो नेगेटिव चार्ज देना है, जैसे मान लो नेगेटिव आयन, जैसे Cl- आयन बनाना है, या फिर इसी में से करना है, जैसे मान लो सोडियम है, इसी में आपको क्या करना है, नेगेटिव चार्ज देना है, तो क्या करोगे? न्यूक्लियस में होते हैं 11 प्रोटॉन, इसके आसपास होते हैं 11 इलेक्ट्रॉन। अभी मैं शॉर्ट में ऐसे देख रहा हूँ, वो आपको पता है ना, n = 1 में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 में 8 होते हैं, 2 8 1, ठीक है। अब जैसे मान लो आपको नेगेटिव चार्ज देना है, तो नेगेटिव चार्ज करने के लिए क्या करो, आप इसमें इलेक्ट्रॉन्स को ऐड कर दो। अच्छा, यहाँ मैं इलेक्ट्रॉन्स की ऐड की बात कर रहा हूँ, प्रोटॉन के, क्योंकि प्रोटॉन को न्यूक्लियस से बाहर निकालने के लिए एनर्जी जो है वो बहुत ज्यादा देनी पड़ेगी,
तो अगर अपन को जैसे चार्ज देना होता है ना तो इलेक्ट्रॉन से देते हैं। जैसे अगर आपको पॉजिटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, नेगेटिव चार्ज देना है तो उसमें इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो। तो जैसे मेरे को इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज देना है तो क्या करूं मैं, इसमें इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। जैसे मान लो एक इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो यहाँ पे ऐड कर दो, तो मुझे 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और 11 प्रोटॉन, तो चार्ज कितना आ जाएगा, माइनस ही आ जाएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज देने का तरीका ये है, पॉजिटिव चार्ज के लिए इलेक्ट्रॉन निकाल दो और नेगेटिव चार्ज देने के लिए इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दो। ठीक है, ये हो गया चार्ज देने का प्रोसेस। अब नेक्स्ट है, अच्छा यहाँ एक बात और बता दूं मैं कि जैसे ये क्वेश्चन भी कराऊंगा मैं आपको बाद में, अगर मैं मास की बात कर देता हूँ, मास ऑफ प्रोटॉन, प्रोटॉन का मास कितना होता है, तो ये भी ध्यान रखना, जो मास ऑन प्रोटॉन है यानी कि एक प्रोटॉन का जो मास है वो होता है 1.67 इंटू 10 की पावर माइनस 27 kg, और न्यूट्रॉन का जो मास है वो भी अप्रोक्सीमेटली यही होता है ना, वो मैं फिर बता दूंगा, प्रोटॉन का थोड़ा ज्यादा, ये न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है ना। अभी आप दोनों का लगभग बराबर मान के चलो, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है वो बहुत कम होता है, कितना, 9.1 इंटू 10 की पावर माइनस 31 kg। कहने का मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन की मास से बहुत ज्यादा कम है। तो जैसे इन्हीं की बात कर देता हूं मैं, जैसे ये भी अपना सोडियम था और ये भी सोडियम था, मैं पूछूं आपसे कि इसका मास मान लो m1 है और इसका मास कितना है, ये मैंने बनाया नहीं, डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पे दोबारा से। 11 प्रोटॉन है और 12 इलेक्ट्रॉन है और टोटल चार्ज माइनस ही। मैं आपसे पूछूं कि इसका मास तो मान लो m1 है और इसका मास m2 है, तो मेरे को ये बताओ ये m1 और m2 जो है ये बराबर होंगे या फिर अलग अलग होंगे। जैसे ये तो क्या है अपने, ये तो Na प्लस आयन है ना, और ये क्या है, वैसे होता नहीं है, Na माइनस नहीं होता है ना, Cl माइनस होता है, लेकिन अब मैंने एग्जांपल ले लिया तो कोई बात, Na माइनस, तो किसका मास ज्यादा होगा, सोचो, ध्यान से देखो, इसमें से अपन ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला है तो इसमें से मास कम हो गया, इसमें अपन ने इलेक्ट्रॉन को ऐड किया है यानी कि इसका मास, तो कहने का मतलब जहां पे भी अपन इलेक्ट्रॉन्स को ऐड करते हैं तो अगर सेम आपके एटम है तो नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या होती है, यानी कि यहाँ पे m2 क्या होगा, बड़ा होगा m1 से, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ है, इसमें से इलेक्ट्रॉन सब्ट्रैक्ट हुआ है, मतलब रिमूव कर दिया। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है अपने सम important properties related to चार्ज। तो चार्ज से रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन एडिटिविटी की बात कर देते हैं, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, एडिटिविटी ऑफ चार्ज, ठीक है। तो यानी कि चार्ज जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, तो जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसको अपन डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, चार्ज follows scalar algebra, स्केलर अलजेब्रा मतलब आप चार्ज को जैसे आप नॉर्मली ऐड सब्ट्रैक्ट करते हो ना, वैसे जैसे मान लो अपने पास 3 चार्ज है, एक पे चार्ज Q1 है और मान लो Q2 माइनस में है और ये Q3 है, मैं बोलूँ टोटल चार्ज कितना है, तो चार्ज को अपन डायरेक्ट जोड़ देते हैं ना साइन सहित, यानी कि Q1 माइनस Q2 प्लस Q3, तो स्केलर अलजेब्रा इसको बोलते हैं, डायरेक्ट जो अपन ऐड कर देते हैं ना उसको। सेकंड है आपके कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि किसी आइसोलेटेड सिस्टम की बात करें तो उसमें से अपन चार्ज को ना तो बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस ये क्या होता है, ट्रांसफरेबल होता है ना, चार्ज को अपन बना नहीं सकते,
जैसे पॉजिटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन निकाल दो, नेगेटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन ऐड कर दो, मतलब अपन चार्ज को क्रिएट नहीं कर सकते, ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे लिख देता हूँ चार्ज, वही आप चार्ज कैन neither be created nor be destroyed nor be destroyed. It can transfer from one body to another body, ठीक है। चार्ज को अपन ना तो बना सकते हैं ना ही इसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बस इसको एक बॉडी से दूसरी बॉडी में अपन ट्रांसफर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको अपन कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, ठीक है। जैसे इसका एक एग्जांपल दे दूं मैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कैसे दे देता हूँ, ठीक है। जैसे बीटा डिके की बात कर लेते हैं ना, क्या होता है बीटा डिके, अभी आपको पता नहीं होगा, कहने का मतलब जैसे न्यूट्रॉन है, ठीक है। तो न्यूट्रॉन जो है जब बीटा डिके होता है, आप आगे पढ़ोगे, तो न्यूट्रॉन टूट के प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है। तो यहाँ पे चार्ज का कंजर्वेशन है, मतलब न्यूट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, कितना चार्ज होता है न्यूट्रॉन पे, 0। चार्ज कितना है, 0। तो न्यूट्रॉन से दो पार्टिकल्स निकले, मतलब कहने का मतलब न्यूट्रॉन जो है वो दो पार्टिकल्स में टूट गया, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन में। तो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का मतलब है कि टोटल चार्ज पहले कितना था, 0 था। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का चार्ज भी क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। और वो ऑब्वियसली दिख रहा होगा आपको, प्रोटॉन पे कितना चार्ज होता है, प्रोटॉन पे चार्ज होता है +E और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है -E। हाँ थोड़ी आवाज आ रही थी, हाँ हाँ अपन कहाँ थे, न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन पे टोटल चार्ज कितना है, 0। तो इधर भी टोटल कितना होना चाहिए, 0। इधर प्रोटॉन पे +E होता है, इलेक्ट्रॉन पे -E, टोटल अभी भी क्या है, 0 है। इसी को कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। एक बात और बता दूं, जैसे अभी 12th तक की बात करें, जैसे आप क्लास 12th में हो, है ना, जैसे आपसे पूछिए कि सबसे स्मॉलेस्ट जो है फंडामेंटल चार्ज है वो कितना होता है, तो सबसे जो छोटा चार्ज होता है वो है E, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर। वो प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इससे छोटा चार्ज पॉसिबल नहीं है। और अगर फर्दर बात करूं तो अपने जो E है, इलेक्ट्रॉन के बराबर जो चार्ज है, इससे छोटा चार्ज भी वैसे होता तो है, लेकिन वो होता है अपने जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, प्रोटॉन। तो ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन जो है वो क्वार्क से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये आपके लिए नया शब्द है, क्वार्क। और क्वार्क पे जो चार्ज होता है, क्वार्क जो है इस पे दो तरह के होते हैं, एक तो होता है, एक पे चार्ज होता है +-E/3 और एक होता है +-2E/3। ये मैंने ऐसे ही बता दिया आपको, बाकी 12 तक आपसे पूछे कि सबसे जो छोटा चार्ज है वो कितना होता है, तो सबसे छोटा चार्ज कितना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, वो आपको बता ही दिया है। जैसे मान लो अपन ने किसी बॉडी में से, न्यूट्रल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो +E आएगा, और अगर किसी न्यूट्रल एटम में अपन एक इलेक्ट्रॉन जोड़ दिया तो -E आएगा। तो सबसे छोटा चार्ज कितना होता है, E होता है। और बात करें न्यूक्लियस की, तो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन है वो क्वार्क पार्टिकल से मिलकर बना होता है, और क्वार्क पे जो चार्ज होता है वो +-E/3 होता है, ठीक है। और ये जो है, ये अपने जो चार्ज है ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते, यानी कि कहने का मतलब इनको अपन सेपरेट नहीं कर सकते। जैसे अपन इलेक्ट्रॉन है, मैं बोलता हूँ ना, जैसे अपन ने क्या किया, कोई बॉडी है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, इसी तरह से अपन प्रोटॉन में से इन क्वार्क्स को सेपरेट नहीं कर सकते, बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है ना। फिर ये फिर आपके अपर लेवल जब आप पढ़ोगे, है ना, ग्रेजुएशन वगैरह, तब आप पढ़ लेना ना, 12 तक नहीं। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है अपने क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो नेक्स्ट टॉपिक डालना आप, और ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज इंपॉर्टेंट है। फिर इसके अगले वाले लेक्चर में मैंने आज ही जो भी पढ़ा है इससे रिलेटेड पे जितने भी क्वेश्चन है वो करवा दूँ। नेक्स्ट अपने थर्ड, और ये क्या है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है अपने
इसको अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। ठीक है, तो इसको मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। जैसे मैं बात करूं, जैसे मान लो कोई भी बॉडी है अपने पास, ठीक है, उस बॉडी को मैं 2.5 ई चार्ज दे सकता हूं क्या? ठीक है, 2.5 ई। अच्छा, ई का मतलब क्या है? ई का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है ना 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम, इसको ई बोलते हैं, इसको ई लिख देते हैं मतलब। तो किसी भी बॉडी को अगर अपन जो चार्ज दे सकते हैं तो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ चार्ज कितनी हो सकती है ना, यहाँ लिख देता हूँ मैं पॉसिबल वैल्यूज। तो चार्ज कैसे दिया जाता है? किसी भी बॉडी में से जैसे पॉजिटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर दिया, और नेगेटिव चार्ज देना है तो इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया। तो यानी कि जो सबसे छोटा, जो स्मॉलेस्ट फंडामेंटल पार्टिकल है वो क्या है? इलेक्ट्रॉन है। तो सबसे छोटा चार्ज किसी भी बॉडी को अपन दे सकते हैं, वो कैसे दे सकते हैं कि आप एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो उस बॉडी पे कितना चार्ज आ जाएगा? +1 ई। इसके बाद 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो 2 ई, 3 निकाल दोगे तो 3 ई, डॉट 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 एन ई। ये पॉसिबल चार्जेस हो सकते हैं। अच्छा, किसी बॉडी में से आप 1.5 ई यानी कि डेड इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो क्या? यानी कि कहने का मतलब है कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो या तो एक निकाल सकते हो या दो निकाल सकते हो, आधा इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो, या फिर मान लो 2.7 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हो। नहीं निकाल सकते ना, एक के बाद क्या आएगा? 2 आएगा। इलेक्ट्रॉन को अपन डिवाइड नहीं कर सकते, वो पहले से स्मॉलेस्ट है, फंडामेंटल है। तो कहने का मतलब किसी भी बॉडी को जो अपन चार्ज दे सकते हैं वो कितना दे सकते हैं? +-1 ही दे सकते हैं, +-2 ई, +-3, +-n ई। कभी भी अपन 1.5 ई चार्ज नहीं दे सकते, 2.7 चार्ज नहीं दे सकते, तो ये चार्ज पॉसिबल नहीं है। तो इसी को अपन क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। तो यानी कि इसका जो स्टेटमेंट है वो क्या होता है? चार्ज ऑन any body will be integral multiple of fundamental चार्ज। और फंडामेंटल चार्ज का मतलब क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। यानी कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो क्या होता है? फंडामेंटल चार्ज का इंटीग्रल मल्टीपल, यानी कि या तो 1 ही होगा, या फिर 2 ई, या फिर 3। 2.5 नहीं हो सकता है, ठीक है, 1.5 ई नहीं हो सकता है, 2.7 ई नहीं हो सकता है ना। तो यानी कि जो चार्ज हो Q वो कितना होगा? +-n ई, जहां पे n क्या है? यहाँ पे n को अपन बोलेंगे इंटीजर। इंटीजर का मतलब क्या होता है? इंटीजर में पॉइंट वाली वैल्यूज नहीं आती है ना, या तो 0 या फिर 1 या फिर 2 या फिर 3 4 डॉट डॉट, ठीक है। और ई का मतलब पता ही है, ई का मतलब होता है चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है? 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, और यूनिट कूलम है ना, कूलम है, सी है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है। क्वांटा का मतलब होता है स्मॉलेस्ट, जो शब्द होता है ना क्वांटा, क्वांटा का मतलब होता है स्मॉलेस्ट पैकेट, है ना। तो यानी कि जो चार्ज है उसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू कितनी होती है? ई है, इससे छोटी पॉसिबल नहीं। तो ये आप नोट कीजिए। हाँ, तो एक क्वेश्चन मैंने लिख दिया, विच ऑफ द फॉलोइंग चार्जेस आर नॉट पॉसिबल, यानी कि इनमें से ऐसे कौन कौन से चार्जेस है जो पॉसिबल नहीं। तो कैसे आप देखोगे? तो मैंने बताया था किसी बॉडी को आप चार्ज देते हो उसका जो बेसिक तरीका होता है वो क्या होता है?
Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन, इसी को अपन क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है, यानी किसी बॉडी को अपन चार्ज देते हैं। जैसे ये सभी अगर मान लो पॉजिटिव चार्ज है, तो ये कब आए होंगे, जब आपने किसी न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन्स को निकाला होगा। तो ये चार्ज कब आएगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। तो आप n देखो यहाँ पे, अगर इस फॉर्मूले में आपके n की वैल्यू अगर इंटीजर आ जाती है तो वो चार्ज पॉसिबल है, और n की वैल्यू पॉइंट में आती है तो मतलब वो पॉसिबल नहीं है। तो जैसे ये चार्ज पॉसिबल है क्या, तो आप क्या निकाल लो, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लो। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की यानी कि n की वैल्यू इंटीजर आती है तो वो चार्ज पॉसिबल है, और नहीं आती तो नहीं है। जैसे यहाँ पे बात करें अपन, तो n बराबर क्या आ जाएगा, Q/E। ठीक है, फर्स्ट वाले के लिए बात करें तो चार्ज कितना है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 कूलम, और इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। 1.6 से एक कैंसिल, ये पावर है। अच्छा, जिसकी कैलकुलेशन वीक हो ध्यान है ना, उनको सिखा दूं मैं। ये 10 नीचे है, अगर मैं इसको ऊपर ले जाऊंगा तो ये पावर का साइन चेंज हो जाएगा, तो यहाँ प्लस 19 आ जाएगा, और यहाँ पे 10 की पावर माइनस 10 है। फिर उसके बाद बेस सेम होता है तो पावर एड हो जाती है, तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 19 माइनस 10, कितना आ गया 10 की पावर 9। तो यानी कि ये एक इंटीजर है, पॉइंट में नहीं ना, 10 की पावर 9 का मतलब क्या है 1000। तो ये वैल्यू क्या है, एक इंटीजर है। तो यानी कि इतना चार्ज जब आपको किसी भी बॉडी को देना होगा तो कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे उसमें एटम में से, 10 की पावर 9 इलेक्ट्रॉन्स को अगर आप रिमूव कर दोगे उस एटम में से, न्यूट्रल एटम में से, तो इतना चार्ज हो जाएगा। तो ये भी पॉसिबल है। ठीक है, सेकंड वाला देखो, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालो, तो सेकंड वाले में क्या आएगा, क्यों ये होता है, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 18, और नीचे 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19, ये कैंसिल, ऊपर जाएगा तो 19 माइनस 18 तो प्लस 10 बचेगा, यानी कि 10। यानी कि इतना चार्ज किसी भी बॉडी को देने के लिए उस एटम में से 10 इलेक्ट्रॉन को क्या कर दो, बाहर निकाल, तो ये चार्ज आ जाएगा। तो ये भी पॉसिबल। थर्ड की बात कर लेते हैं अपन, तो थर्ड में भी n निकाल लो आप, क्यू अपॉन ही होता है, तो चार्ज 64 है, और ये होता है 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। तो यहाँ से आप कैंसिल कर दो, पॉइंट हटा के 10 लगा दो, 16 64 कितनी बार 4 टाइम्स, तो कितना आ जाएगा 40 इंटू, ये ऊपर जाएगा तो कितना आ जाएगा 10 की पावर 19 माइनस 20, कितना आ गया 40 इंटू 10 की पावर माइनस 1। तो कहने का मतलब कितना आ गया 40, 10 की पावर माइनस 1 का मतलब अपॉन में 10 लिख सकता हूँ, तो कितने इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन, तो 4 भी इंटीजर है, ये भी पॉसिबल है। तो ऑब्वियसली ये वाला आंसर होगा। चेक कर दो एक बार, क्योंकि आप अभी समझ ही रहे हो कंसेप्ट। तो देखो यहाँ 4.5 इधर आएगा और 1.6 यहाँ पे आएगा, 10 की पावर माइनस 19 से 10 की पावर माइनस 19 कैंसिल, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, तो 45 अपॉन 16 करते हो तो वैल्यू इंटीजर नहीं आएगी। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग आएगा। ठीक है, 2 पॉइंट समथिंग, और पॉइंट आते ही वो इंटीजर नहीं है, यानी कि तो ये वाली चार्ज की वैल्यू पॉसिबल नहीं है, यानी कि 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलम चार्ज is not possible, is not possible। ठीक है, तो इसमें ये वाला आंसर। चलो ये देख लिए, ये आप नोट कर दो। इसके बाद अपन लेक्चर नंबर 2 में मिलते हैं, ये आप रिवाइज करके आना। ठीक है, थैंक यू।